हेलो साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं और निश्चित रूप से आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में जुट गए होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ एक और सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, फॉर्म है वो भरने शुरू हो गए हैं और लगभग अभी 8 से 10 दिन का समय आपके पास बाकी है। जिन साथियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो कृपया करके फटाफट फॉर्म भर दें और तैयारियों में लग जाएं, क्योंकि कॉमर्स के लिए एक बड़ी जो बम्पर भर्तियां हैं वो अपन इनको कह सकते हैं। क्योंकि देखो, थर्ड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, ये तो पोस्टें आती रहती हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रेड की भर्तियां कम ही आती हैं। और वो भी कॉमर्स की इतनी पोस्ट एक तरीके से बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि अगर आप लेक्चरर बनने का सपना देख रहे हैं तो कॉमर्स से आप हैं तो बढ़िया आपके पास एक ऑफर है, बढ़िया तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। आपका जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि हमें गजेटेड ऑफिसर बनना है, और जब टारगेट आपका स्पष्ट होता है तो फिर आपका जो लक्ष्य है, आपका जो मंजिल है वो भी आपके नज़दीक होती है ना। तो इसलिए अपने को स्पष्ट विजन के साथ अपने को तैयारी करनी है, और स्पष्ट विजन के साथ आप तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आपका चयन है वो 2025 में हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी भर्तियां हैं जिनकी 2025 में आने की संभावना है। उसमें आपकी जूनियर अकाउंटेंट की एग्ज़ाम है, पटवारी की एग्ज़ाम है, आपकी जेल पहरी की एग्ज़ाम है, फर्स्ट ग्रेड के अलावा सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, यानी कुल मिला के 2025 में खूब सारी भर्तियां आने की संभावना है। तो आप तैयारियों में लग जाएं, है ना। तो मैं ये विश्वास रखता हूं कि निश्चित रूप से जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं जो अभी तक तैयारियों में नहीं लगे हैं वो तैयारियों में लगेंगे तो बढ़िया बेनिफिट है वो उनको हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। क्या है कि गलत औजार से आप एक स्क्रू है वो नहीं खोल सकते, है ना। अपने पास गलत औजार है उससे अपन एक स्क्रू नहीं खोल सकते। तो गलत दिशा में अगर मेहनत करेंगे तो अपन कामयाब कैसे हो सकते हैं। अगर अपन गलत दिशा में मेहनत करेंगे, अपना जो मेहनत करने का तरीका वो सही नहीं होगा तो निश्चित रूप से अपन से सफलता दूर होगी। तो आज के इस मोटिवेशनल थॉट के साथ अपने को स्पष्ट विजन के साथ, है ना, अपना जो टारगेट है वो सेट करके अपने को तैयारी करनी है, और उसका जो पाठ्यक्रम है उसके इर्द गिर्द की जो चीज़ है वो अपने को पढ़नी है, और वो पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अपना सिलेक्शन है हो जाएगा। मैं ये मानता हूँ, क्योंकि जब टारगेट रखेंगे, विजन स्पष्ट रखेंगे और जो मटेरियल अपने पास है उसको अपन पूरे मनोयोग से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अपना सिलेक्शन होगा। क्योंकि प्रश्न है वो कहीं बाहर से नहीं आते, ये नहीं कि भाई कोई दूसरी जगह से वो प्रश्न चल के आ रहे हैं। आपका जो पाठ्यक्रम होगा उसी में से आएगा, और अगर पाठ्यक्रम आपने डिस्क्रिप्टिव पढ़ लिया है तो निश्चित रूप से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए उसका आप रिप्लाई, उसका आप जवाब जरूर दे सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस थॉट के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे, और निश्चित रूप से आपको प्रयास करना है कि सही दिशा और सही विजन के साथ आप तैयारी करें तो आपकी सफलता आपके करीब ही है, ये मान के आप चलें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज का जो सेशन होगा उसमें अपन चर्चा करेंगे। देखो, आपका जो रोजनामचा जर्नल उसके क्या अर्थ है ना। वैसे तो अपन जर्नल को जान गए हैं कि जर्नल है वो प्रारंभिक लेखों की पुस्तक होती है, उसमें अपन तमाम जो प्रविष्टियां हैं वो करते हैं, है ना। एक बार मैं पुनः आपको थोड़ा सा रिपीट करके बता दूं कि अपना जो टारगेट है वो पहले ये कि डिस्क्रिप्टिव पढ़ना अपने को, है ना। अपन लगातार क्या पढ़ रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हैं। जो डिस्क्रिप्टिव में भी ये नहीं कह रहा कि जैसे मान लो आपकी अकाउंटेंसी की एक बुक है उसमें 250-300 पेज है तो वो पूरे पढ़ो, पूरे तो नहीं लेकिन उसका समराइज कर लो आप, 100-125 पेज में समराइज करके उनको आपको पढ़ना है। तो हमारा जो प्रयास यही है कि आपको अकाउंटेंसी की जो बुक है, जो एनसीईआरटी की बुक है, उसमें जो चीज़ दे रखी है वो आपकी बाहर नहीं होनी चाहिए, है ना। उस पर आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए, और वो पढ़ लोगे तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत 11वीं 12वीं में नहीं होगी। क्योंकि 11वीं 12वीं में है वो आपका आधार स्तंभ है ना, आधार स्तंभ है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो फिर आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो जर्नल का अर्थ है, अपन ट्राई करते हैं। तो देखो जर्नल है ना, जे इसकी मीनिंग आती है JOURNAL, जर्नल शब्द की उत्पत्ति ये ध्यान रखना फ्रेंच भाषा है ना। फ्रेंच भाषा के जो जोर शब्द है
उससे उसकी उत्पत्ति मानी जाती है ना, और जिसका अर्थ होता है दिन। ये देखो यहाँ पर आपके 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये कि भाई जर्नल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो फ्रेंच भाषा से हुई है। इसका इंग्लिश में शब्द क्या है, जोर, और जोर का अर्थ क्या होता है, दिन, है ना। ये अपने को ध्यान में रखना है ना। तो ये छोटा क्वेश्चन है। अगर प्रश्न का जो स्तर है एवरेज रखते हैं तो यहाँ से प्रश्न इजीली बन सकता है ना। तो वहाँ पर देखो भाषा में लैटिन भाषा है ना, अंग्रेजी भाषा है, फ्रेंच भाषा है, ऑल ऑफ दीज दे दें तो अपने को सोचना पड़ेगा कि जोर है वो कहाँ से, फ्रेंच भाषा से लिया गया है ना, और जिसका अर्थ होता है दिन। और क्या है कि जर्नल से तात्पर्य दैनिक स्वरूप से लेखा करने की। आपको पता है कि आपके जो जर्नल तैयार करते हैं वो काल क्रम के अनुसार तैयार की जाती है, डेट वाइज तैयार की जाती है। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से वो आपको क्रम से डेट वाइज चलेगी। ये नहीं कि अपन ने 2 तारीख का सौदा लिख दिया, फिर 8 का लिख दिया, फिर 3 का लिख रहे हैं, फिर 15 का लिख रहे हैं, ये नहीं, क्रम से चलेगी वो, है ना। तो ये आपकी दैनिक लेखा पुस्तकें भी अपन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रत्येक दिन के जो सौदे हैं वो दर्ज किए जाते हैं। ठीक है। कार्टर क्या कहते हैं, अपने को परिभाषा भी 1-2 ध्यान रखनी है। हो सकता है कई बार पेपर को थोड़ा सा टफ बनाना चाहते हैं तो किसी लेखक की परिभाषा दे देते हैं और पूछते हैं कि ये परिभाषा किसने दी है ना। तो कार्टर ने क्या कहा कि रोजनामचा या दैनिक लेखा जैसा कि आरंभ में ही प्रयोग किया जाता था, प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें थी जिसमें स्मरण बही या कच्ची बही से तिथि अनुसार लेखे किए जाते हैं, तो डेट वाइज लेखे किए जाते हैं। और लेखा करते समय उसमें नाम और जमा, है ना, में वर्गीकृत कर दिया जाता था, जिससे बाद में आप आसानी से क्या कर सकते हैं, खतौनी कर सकते हैं, पोस्टिंग आसानी से कर सकते हैं। ये कहना है कार्टर का। ये कार्टर ने परिभाषा दी है, चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो, है ना। अगर यहाँ से भी नहीं मिलती है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी और साथ में और जो जानकारियां वो भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये देखो, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये अगर इसका सही तरीके से अपन यूज करें तो हमारे लिए लाभदायक है, और अगर गलत तरीके से इसका यूज करें तो ये हानिकारक है। मे भी दोनों पॉसिबल है। तो अपने को अपना टारगेट सेट करके अपने को लाभदायक बनाना है और ये कहना है कि मैंने ये चीज पढ़ी थी इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया, है ना। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। तो ये कार्टर की परिभाषा हो गई है। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। इसके बाद देखो जर्नल के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या क्या लाभ हो सकते हैं। प्रश्न है, कम है संभावना पूछने की, पर फिर भी अपने को देखो चीज एक भी नहीं छोड़नी है। ये मानना अपने को हर क्वेश्चन है, हर पॉइंट है, उसको इस नजर से देखना है कि यहां से प्रश्न बन सकता है। जब ये अपनी नजर आएगी तो निश्चित रूप से हर पॉइंट अपन आसानी से डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है। तो देखो इसमें क्या प्रमाण के रूप में, है ना, आपकी जो जर्नल है वो एक प्रमाणिक के रूप में काम में कर सकती है कि व्यवस्थाओं में झगड़े की स्थिति में अथवा भूल चूक की स्थिति में आप रोजनामचा में दर्ज व्यवहार को प्रमाणिक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है ना, कोई ऐसी प्रविष्टि में मिस्टेक हो जाती है, उसके बाद हमें जांच करनी होती है, तो अपन इसको एविडेंस के रूप में काम में ले सकते हैं और इसके माध्यम से उस प्रविष्टि को अपने वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, तिथि अनुसार अभिलेख। आपको पता ही है डेट वाइज चलती है ना। तो जर्नल में व्यवहारों को तिथिवार और कर्मानुसार लिखा जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, काल क्रम के अनुसार लिखा जाता है, जिससे भविष्य में व्यवहारों की जानकारी सरलता से मिल जाती है ना। जिससे क्या होता है, जिससे भविष्य में जो व्यवहार होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, उनकी जानकारी आपको आसानी से मिल जाती है, क्योंकि डेट वाइज चलेंगे अपन। इस डेट को ये ट्रांजैक्शन हुआ, उसका अपने पास वाउचर होगा और उस वाउचर के आधार पर अपन डायरेक्ट डेट पे जाएंगे और उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई ये सौदा है वो इस डेट को हुआ है। ठीक है ना। तो ये तिथि अनुसार एक लिखा जाने वाला अभिलेख है। डेट वाइज अपने को कोई भी चीज जांचनी है तो अपन इससे जांच कर सकते हैं। ठीक है। आगे 3 नंबर है व्यवहारों का स्पष्टीकरण, है ना। जितने भी जो व्यवहार होते हैं उनका स्पष्टीकरण होता है, और आपको पता है इसीलिए प्रत्येक जो प्रविष्टि है वो उसमें क्या लिखा जाता है, नरेशन लिखा जाता है ना। नरेशन, विवरण लिखा जाता है, ताकि उसके आधार पर अपन मूल्यांकन कर सके कि ये प्रविष्टि किससे रिलेटेड है। ठीक है।
तो प्रत्येक प्रविष्टि के नीचे लेन देन के संबंध में एक संक्षिप्त कथन, जिसे क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं, ये दिया जाता है, जो लेन देन के बारे में सूचना हेतु सहायक होता है। जितने भी जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसके बारे में सूचना अपन ने अगर नरेशन लिख दिया तो अपन इजीली समझ सकते हैं कि या भाई ये प्रविष्टि किससे रिलेटेड है, खरीदने से है, बेचने से है, किराए से है, कमीशन से है, किसी क्रय से है, विक्रय से है, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, कोई संपत्ति से रिलेटेड। यानी कुल मिला के बात है कि उस नरेशन को, जो संक्षिप्त विवरण है, उसको देखकर ही अपन अनुमान लगा सकते हैं कि भाई ये प्रविष्टि है वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज भी यहाँ पे काम में आती है। और क्या आती है, खाता बही में खतौनी में सहायक, है ना। अगर अपने जनरल प्रविष्टि की है तो अपन खाता बही में आसानी से खतौनी कर सकते हैं, अपने को पता है, क्योंकि प्रत्येक प्रविष्टि है उसके दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष और एक क्रेडिट पक्ष, और उसी के आधार पर अपन क्या करते हैं, खाता बही में खतौनी करते हैं कि भाई जिस जिसके खाते तैयार करने होते हैं उनके भाई जितने भी प्रारूप होते हैं, आपने देखा होगा कि भाई खाते के चार वो कॉलम होते हैं, डेबिट साइड के 4 और क्रेडिट के 4, जिसमें आपके डेट पर्टिकुलर, आपका जेएफ अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर जेएम अमाउंट, ये क्रेडिट साइड में होता है, तो ये खतौनी की जाती है। जनरल से खाता बही में बनाने में अशुद्धि की संभावना कम रहती है ना। जनरल से अपन खाता बही बनाते हैं तो वहां पर अशुद्धि की संभावना कम रहती है। क्यों? क्योंकि उसको देख देख के अपन तैयार करते हैं, है ना। स्मरण पुस्तक अथवा प्रमाणक से सीधे खाता बही बनाने की अपेक्षा जनरल से खाता बही तैयार करना अधिक सुविधाजनक होता है ना। अपन क्या करेंगे, जनरल से खाता बही तैयार करते हैं तो वो अपेक्षाकृत अपने को ज्यादा इजी महसूस होता है, क्योंकि अपने जनरल प्रविष्टि है वो किसके आधार पर किए, उस प्रमाणक के आधार पर, उस बीजक जो बिल अपने पास था, चाहे वो कैश वाला हो और चाहे क्रेडिट वाला हो, उसके आधार पर अपन ने प्रविष्टि की है। तो उसके आधार पर अपन ने वो प्रविष्टि सही की है तो यहाँ पर भी सही प्रविष्टि आगे आएगी, है ना। तो इसके आधार पर अपने को क्या कर से अशुद्धि की संभावना है वहां यहाँ पर थोड़ी सी कम मानी जाती है। ठीक है, ओके है, बढ़े आगे। अब देखो पांचवा आता है लेखांकन का सिद्धांत। क्या? लेखांकन का सिद्धांत। लेखांकन का सिद्धांत क्या क्या है ना। तो सिद्धांत, भाई लेखांकन के सिद्धांत तो अपन जानते ही हैं, है ना। इसीलिए जो आपकी द्वैत संबंधी अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा, है ना, ये द्वैत को क्या कहते हैं, द्विपक्षीय अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यवहार के कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं, है ना, दो पक्ष होते हैं। और जनरल में व्यवहार का लेखा एक में नाम पक्ष और एक में जमा पक्ष में इसमें सौदे की प्रविष्टि की जाती है ना। तो लेखांकन सिद्धांतों का पालन करते हुए ही पुस्तपालन या आपकी जर्नल है उसमें प्रविष्टि की जाती है और साथ में उसमें नरेशन लिखा जाता है और उस प्रविष्टि के आधार पर ही आगे खाता बही में उनकी खतौनी की जाती है। तो ये एक तरीके से 5 महत्वपूर्ण इसके लाभ मान सकते हैं जर्नल के। वैसे तो एडवांटेज खूब होते हैं, है ना, फिर भी अगर नॉर्मली अपन माने तो ये 5 आपके एडवांटेज के रूप में आप ध्यान रख सकते हो। बाय द वे ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आता है तो मैं भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जनरल के क्या लाभ है। कोई जरूरी नहीं यही लाभ दे, कोई अन्य भी दे सकता है, लेकिन अगर अपने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा हुआ है तो हम इजीली उस लाभ को पहचान सकते हैं, इजीली उस हानि को पहचान सकते हैं, यानी 2 सीमाएं कहते हैं ना, उसको पहचान सकते हैं, है ना। लेकिन डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ा, अपने ऑब्जेक्टिव पढ़ा है तो वो रटी रटाई बात रहेगी। अब अगर वो गलत है तो वो गलत है, सही है तो वो सही है। इसीलिए अपन थोड़ा सा पहले फोकस हमेशा यही करना चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम को अगर आपको फाइट करना है तो उसका जो स्तंभ होता है, आधार होता है, वो ये माना जाता है कि पहले आप उसका सिलेबस पढ़ो और फिर आपको एक बार उसका डिस्क्रिप्टिव अध्ययन करना चाहिए, है ना। डिस्क्रिप्टिव अध्ययन कर लेते हो तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मेरे हिसाब से गाइड से पढ़कर सीधा सिलेक्शन तो नामुमकिन सा ही लगता है। लेकिन फिर भी अगर अपवाद, देखो मैं नहीं कहता, लेकिन फिर भी मेरे को लगता नहीं कि भाई गाइड पर पढ़ के आप सीधा सिलेक्शन करवा सकते हो। ठीक है, तो ये देखो इसके सिद्धांत हो गए। आगे देखते हैं खातों के प्रकार, टाइप्स ऑफ अकाउंट, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको पता होने चाहिए। वैसे तो अपन चर्चा 11वीं और 12वीं की बेसिक अकाउंटेंसी की कर रहे हैं, तो आपने जब अकाउंटेंसी पढ़ी थी स्टार्ट में, है ना, 11वीं 12वीं में जब आपने कॉमर्स लिया था
उसी समय ये सारी चीज़ आपकी क्लियर हो गई थी। फिर भी क्योंकि हो सकता है बीच में 5-6 साल का गैप आ गया जिसमें आपने पीजी की है, यूजी की है, आपने बीएड की है, तो हो सकता है आपके दिमाग से ये चीज़ निकल गई हो, तो बस है आपके दिमाग में, वापस इसको रिस्टोर करना है और रिस्टोर होते आपके दिमाग में आ जाएगी हाँ कि ये व्यक्तिगत खाता है, ये वस्तुगत है, ये नाममात्र खाता है। ठीक है, तो देखो खातों के प्रकार में पहला आपका व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। अब इस पर्सनल अकाउंट को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते यानी नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरे कृत्रिम व्यक्तिगत खाते आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरे प्रतिनिधित्व खाते यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, है ना। ये अपने को ध्यान रखना है, ये खाता वैसे भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर खातों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इस व्यक्तिगत खाते से इन 3 में से पूछेगा, है ना। कृत्रिम व्यक्तिगत कौन सा, प्रतिनिधि व्यक्तिगत कौन सा, प्राकृतिक कौन सा, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गए व्यक्तिगत खाते। दूसरा आता है आपका अवास्तविक खाता, है ना, या अव्यक्तिगत खाते। अव्यक्तिगत खातों को 2 भागों में बांटा सकता है, एक तो वास्तविक खाते और एक अवास्तविक खाते, है ना। एक तो वास्तविक खाते और एक अवास्तविक खाते। ठीक है, कौन से में आता है, जो आपके अव्यक्तिगत यानी अव्यक्तिगत खाता है उसको अपन 2 पार्ट में बांट सकते हैं आपके। एक तो किसमें, एक तो वास्तविक खाते। वास्तविक खातों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो मूर्त वास्तविक खाते और एक अमूर्त वास्तविक खाते। अमूर्त वास्तविक खाते, है ना, अमूर्त वास्तविक खाते। ठीक है, मूर्त वास्तविक खाते और अमूर्त वास्तविक खाते। और दूसरा पार्ट आता अवास्तविक खाते, या इसको दूसरा नाम है नाममात्र खाते के नाम से भी कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूप में भी जाना जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है ना। अब जो आपका अव्यक्तिगत है ना, उसको आप वस्तुगत खाता भी कह सकते हैं, है ना। वस्तुगत खाता क्या कह सकते हैं, वस्तुगत खाता यानी रियल अकाउंट, है ना। वस्तुगत खाता यानी रियल अकाउंट भी इसको कह सकते हैं। तो यहां पर अपने को कंफ्यूज नहीं होना, एक ही खाते के अलग अलग तरीके से, कि भाई पहला आपको व्यक्तिगत खाता दे दिया और दूसरा अव्यक्तिगत दे दिया। अव्यक्तिगत के 2 पार्ट बता दिए इसने, है ना। अव्यक्तिगत के इसने वास्तविक और अवास्तविक। अवास्तविक को अपन नाममात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट भी कहते हैं। साथ में जो वास्तविक खाता उसको 2 भागों में बांट दिया, मूर्त वास्तविक खाते और अमूर्त वास्तविक खाते, है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, टेंजिबल और इनटेंजिबल, है ना। अपन इसकी चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा सा इसको नाम आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अब चर्चा करेंगे इसकी। देखो पहला आपका खाता था व्यक्तिगत खाता, है ना। व्यक्तिगत खाता जैसे पर्सनल अकाउंट, जिसमें पहला आता आपका प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, है ना। अब इसकी परिभाषा क्या है, इसमें क्या क्या होते हैं उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं, है ना। ऐसे खाते जिनका संबंध प्राकृतिक व्यक्तियों से हो वे प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। जैसे बनवारी का खाता है, राम का खाता, मोहन का खाता है, सोवन का खाता है, दिनेश का खाता है ना। ये सारे पूंजी खाता है ना, आहरण खाता है, देनदारों के खाते हैं, लेनदारों के खाते हैं आदि आपके प्राकृतिक व्यक्तिगत खातों के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। इनमें से आपसे पूछा जा सकता है कि भाई डेटर है वो कौन सा खाता है, क्रेडिटर है वो कौन सा खाता है, कैपिटल है वो कौन सा खाता है ना, ड्राइंग है वो कौन सा खाता है। तो आप ये तो जानते हैं कि भाई ये व्यक्तिगत है, लेकिन व्यक्तिगत में भी कौन सा आ गया आपका प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। ओके, कौन सा आ गया, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, रख लोगे ध्यान में, हो जाएगा ध्यान, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा आता है इसी का कृत्रिम व्यक्तिगत खाते, यानी आर्टिफिशियल होने चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट।
अब इसमें पहुंच जाते हैं कि भाई ऐसे खाते जिनका प्राकृतिक व्यक्तियों की भांति भौतिक अस्तित्व नहीं होता, है ना, प्राकृतिक व्यक्तियों की भांति इनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता, किंतु इन्हें व्यक्तिगत खातों की भांति ही माना जाता है। यानी इसका कोई न कोई व्यक्ति होता है जिसकी एक सार्वभौम मुद्रा होती है, जिसकी एक मोहर होती है ना, जिसके मोहर से ही उसको माना जाता है, क्योंकि जो उसके मैनेजर है, प्रबंधक है, मालिक है, वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन वो मोहर है वो स्थायी रहती है ना, माना जाता है। कृत्रिम व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं, है ना, जिससे इसमें उदाहरण के रूप में समस्त जितने भी फर्म है ना, कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां है ना, बैंक है, सहकारी संस्थाएं हैं, सरकारी विभाग है आदि, है ना, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। जैसे मित्तल ब्रदर्स का खाता है, वेदांता लिमिटेड का खाता है ना, भारतीय जीवन बीमा निगम का खाता है, कोटा विश्वविद्यालय का खाता है ना। अब इसमें देखो इनके जो जैसे कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति है वो बदलते रहते हैं, है ना, वाइस चांसलर है वो बदलते रहते हैं, लेकिन कोटा विश्वविद्यालय स्थायी रहता है। LIC है, इसके जो प्रबंधक है, शीर्ष प्रबंधक है वो बदलते रहते हैं, लेकिन ये LIC है वो स्थायी है ना, लिमिटेड है, ये सारे के सारे स्थायी है। तो ये आपके कृत्रिम व्यक्तिगत खाते माने जाते हैं, क्योंकि इनका संचालन है वो होता व्यक्तियों से ही है, लेकिन इसमें व्यक्ति है वो आपके बदलते रहते हैं, उसकी जो सार्वभौम मुद्रा, उसकी जो मोहर होती है उसको वैलिड मान के काम में किया जाता है। ठीक है, ओके, यहां तक ओके है ना। बढ़े आगे, कृत्रिम व्यक्तिगत के बाद तीसरा आता है आपका प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते, जो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, है ना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो किसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो खुद नहीं होते लेकिन किसी का प्रतिनिधित्व करते हैं कि भाई हाँ ये चीज है रियल में, तो वहां पर आपको प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते हैं वो ओपन करने होते हैं। यानी ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हो, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं, है ना। ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते कहते हैं। जैसे आपका बकाया किराया है ना, भवन के स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है, यानी आपका कोई किराया है बकाया, वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, उस भवन के स्वामी का, कि भाई अपने को किराया चुकाना है ना। ये व्यक्तिगत खाता, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता माना जाता है। पूर्वदत्त बीमा है, यानी प्रीपेड इंश्योरेंस है, उपार्जित ब्याज है ना, अनुपार्जित ब्याज है आदि आपके प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते में शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण आपको ध्यान में रखने, कौन से, कुल मिला के भाई प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड और अनअर्न्ड, ये चार मुख्य रूप से आपके कौन से खाते में आ जाएंगे, आपके किस में आ जाएंगे, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में इनको शामिल कर लेंगे। ठीक है, ओके, अब बढ़े आगे। अब ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, इन तीनों के, ये तीनों के आगे आगे ना आप खाते कि भाई व्यक्तिगत खाते, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते, है ना, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते और प्रतिनिधित्व खाते, इनमें ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को ध्यान में रखना। वैसे तो देखो ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11वीं 12वीं का जो बेस होता है वो इनके आधार पर तैयार होता है, ये चीज अपने क्लियर हो जाती है तो आगे फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना। बढ़े आगे, आगे आता है वास्तविक खाते या आपके वस्तुगत खाते, रियल अकाउंट। ठीक है, वास्तविक खाते, रियल अकाउंट, है ना। अब देखो, वस्तु अथवा संपत्तियों से संबंधित खाते जिनका मूल्य मुद्रा में मापा जा सकता हो, वे आपके वास्तविक खाते की श्रेणी में आते हैं, है ना। कौन, वस्तु अथवा संपत्ति, है ना, जिनका मूल्य मुद्रा में अपन माप सकते हैं, वो आपके किसकी श्रेणी में आएंगे, वास्तविक खाते की श्रेणी में आएंगे। और वास्तविक खाते को मूर्त वास्तविक खाते, है ना, और अमूर्त वास्तविक खाते के नाम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके ना, के नाम से जाना जाता है। आप उसको क्या कह दे, इसको क्या कह दे कि भाई मूर्त कह दो या अमूर्त कह दो, है ना, दोनों एक ही है। मूर्त वो होती है जिन्हें अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अमूर्त वो होती है जिन्हें अपन देख नहीं सकते, है ना, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ये अपने पास
है ना, इसका ही हमें बेनिफिट मिल रहा है। इन दोनों का वर्गीकरण अलग अलग किया गया है क्योंकि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से अमूर्त संपत्ति का उदाहरण है, निम्न में से मूर्त संपत्ति का उदाहरण है ना, तो ये अपने को ध्यान में रखनी है। तो वास्तविक खाते को अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो मूर्त और एक अमूर्त। अब चर्चा कर लेते हैं पहले आपकी मूर्त, है ना, मूर्त वास्तविक खाते, टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट ऐसी वस्तुएं या संपत्तियां जिनका भौतिक अस्तित्व होता है ना, ऐसी वस्तुएं या संपत्तियां जिनका भौतिक अस्तित्व होता है तथा जिन्हें छुआ और देखा जा सकता है, वो आपके मूर्त वास्तविक संपत्ति में शामिल होंगी। यानी कुल मिला के बात क्या है, ऐसी वस्तुएं या संपत्ति जिनका भौतिक अस्तित्व होता है, भौतिक अस्तित्व होता है तथा जिन्हें छुआ और देखा जा सकता है, जिसे अपन छू सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, वो आपके मूर्त वास्तविक खाते के अंतर्गत शामिल होती हैं। इसमें आपके उदाहरण है भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, रोकर, है ना। मुख्य रूप से ये दे रखे, और भी आपको उदाहरण मिल जाएंगे, ठीक है ना, जैसे बिल रिसीवेबल है ना, ये आपके इसके उदाहरण मिल जाएंगे, ठीक है। तो मूर्त में समझ गए ना, ऐसी वस्तुएं या संपत्तियां जिनको अपन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो आपकी मूर्त में आएंगी। तो अमूर्त में कौन सी आएंगी, पार्ट 2, अमूर्त वास्तविक खाते, है ना, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इसमें कौन सी आती है, यानी ऐसी वस्तुएं या संपत्तियां जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है ना, भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, जिन्हें छुआ और देखा नहीं जा सकता, जिन्हें छुआ भी नहीं जा सकता और देखा भी नहीं जा सकता, किंतु अनुभव किया जा सकता है, महसूस अपन कर सकते हैं कि भाई इसी की वजह से अपना प्रॉफिट हो रहा है, यही है जो अपने को लाभ दिला रही है, यही है जिसकी वजह से कंपनी ग्रो कर रही है ना, ठीक है। अनुभव किया जा सकता है, साथ में क्रय विक्रय भी किया जा सकता है और मुद्रा में भी मापा जा सकता है ना। उसको क्या करेंगे भाई, मैं छुआ भी नहीं जा सकता, देखा भी नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसका क्रय विक्रय किया जा सकता है, उसे मुद्रा में मापा जा सकता है ना। इसमें कौन कौन आते हैं, आपकी गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, है ना, लाइसेंस, ये सारे के सारे आपके अमूर्त, आपकी जो रियल अकाउंट है यानी अमूर्त वास्तविक खाते के अंतर्गत को शामिल करते हैं, या इनटेंजिबल रियल अकाउंट के अंतर्गत इसको शामिल करते हैं, है ना। अमूर्त वास्तविक खाते के अंतर्गत शामिल की जाती है, जैसे आपकी ख्याति है, एकस्व है यानी ख्याति को गुडविल है, एकस्व यानी पेटेंट है, प्रतिलिपि यानी कॉपीराइट है, व्यापारिक चिन्ह यानी ट्रेडमार्क है, इनको इसमें शामिल किया जाता है ना। अब बताओ, देखिए आपको टेंजिबल और इनटेंजिबल में किसी प्रकार की कोई समस्या है ना। देखो, आप जो भी साथी अपनी इस क्लास को ज्वाइन करते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि भाई कमेंट जरूर करें आप थोड़ा बहुत, कि भाई आपको क्लास कैसी लग रही है ना, आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कुछ आपको विशेष की आवश्यकता है कि हमें ये चीज़ हो गई अब ये करवाई जाए, या अपनी क्लास है उसकी ड्यूरेशन बढ़ाई जाए, है ना। ये सारी चीज़ आप थोड़ी से अपने विचार प्रकट किया करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम आपको और ज़्यादा बेटर चीज़ उपलब्ध करवा सकें। हमारा प्रयास है कि जो भी पाठ्यक्रम दे रखा उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ बताएं, ताकि आपका अनावश्यक समय भी नहीं जाए और आपको चीज़ भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो व्यापारिक चिन्ह है वो इसमें शामिल किए जाते हैं। बढ़े आगे, तीसरा पॉइंट आता है आपका अवास्तविक खाते या नाम मात्र के नॉमिनल अकाउंट। अब इन खातों को पुस्तकों में केवल व्यवहार का स्वभाव बताने हेतु खोला जाता है, यानी जो आपके अवास्तविक खाते हैं या नाममात्र खाते के जितने भी जो खाते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ व्यवहार का स्वभाव बताने के लिए खोला जाता है। इनको वित्तीय वर्ष विशेष हेतु खोला जाता है। एक वित्तीय वर्ष यानी एक वित्तीय वर्ष होता है उसके विशेष के लिए खोला जाता है, और इसके माध्यम से अपन आय या व्यय, लाभ या हानि की गणना करते हैं, ठीक है। तथा वर्ष के अंत में बंद कर दिया जाता है। इनको क्या किया जाता है, वर्ष के अंत में इनको बंद कर दिया जाता है, और इनके जो शेष है वो भी आगे ट्रांसफर नहीं किए जाते हैं, ठीक है।
व्यवसाय की आय व्यय से संबंधित खाते अवास्तविक खाते होते हैं। आय व्यय से, है ना, कोई आय है, कोई व्यय है, कोई प्रॉफिट है, कोई लॉस है, उससे रिलेटेड ये आपके अवास्तविक या नाममात्र खाते माने जाते हैं, जिसमें आपका मजदूरी खाता है, गाड़ी भाड़ा खाता है, वेतन खाता है, कमीशन खाता है, ब्याज खाता है, यानी कुल मिला के सारे अकाउंट है जो आपकी आय और व्यय और प्रॉफिट और लॉस को इंडिकेट करते हैं, वो इसमें शो किए जाते हैं। किसमें? आपके अवास्तविक खाते में, है ना। तो ये आपके महत्वपूर्ण रूप से 3 खाते हो गए। कौन कौन से? व्यक्तिगत खाते, आपके वस्तुगत खाते, जिसको कौन सा नाम कहते हैं? जिसको अपन वास्तविक खाते कहते हैं। वास्तविक खातों को 2 भागों में बांटा गया है, आपके कौन से? मूर्त वास्तविक और अमूर्त, है ना। और तीसरा आता है अवास्तविक। अवास्तविक कह दो या नाम मात्र खाता कह दो, है ना। इन खातों के नियम भी है और इन खातों के ये प्रकार भी है। ये खातों के क्योंकि नियम कब लागू होंगे? जब हमें सारी एक्टिविटीज पता होगी कि भाई कौन सा खाता है वो कौन से खाते के अंतर्गत आता है ना। इसके अलावा इसमें क्रय और विक्रय है, और क्रय वापसी और विक्रय वापसी भी आपके नाम मात्र खाते में ही शामिल किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो देखो आज के इस सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको हमने चर्चा की है। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले उन विद्यार्थियों के लिए जो आरएएस बनना चाहते हैं उनके लिए फायदेमंद सेशन होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। और अगर आपको भी ये लगता है तो आपको आपके इस चैनल को ज्वाइन करना है, साथ में वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर देना है, ताकि और भी, देखो तैयारी तो खूब सारे विद्यार्थी कर रहे हैं और सबको घर बैठे एक बढ़िया फैसिलिटी, बढ़िया मैटर है वो मिल जाए और तैयारी कर सके और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई हो सके, ताकि कॉन्फिडेंस है वो इस प्रकार के एग्ज़ाम के लिए मोटिवेशन का काम करता है। क्योंकि जब अब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो अपना जो आत्मविश्वास से हम लबालब होंगे तो निश्चित रूप से अपना सिलेक्शन भी हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। निश्चित रूप से ये बात आप भी मानते होंगे। ठीक है, इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।